हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पर। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया। आज हम लोग 50 सब्सक्राइबर्स पूरे कर चुके हैं और ऐसे ही मुझे बहुत अपना सारा प्यार देते रहिए। और आज हम बात करने वाले हैं जेएचटी के सिलेबस के बारे में। ये एक बहुत ही पूछे जाने वाला वीडियो था कि ये वाला वीडियो आप डाल दीजिए, डिमांडेड वीडियो था। तो ये मैं वीडियो लेके आ गई हूँ और आपको जो भी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई वीडियो मुझसे चाहिए, तो आप लोग ऐसे ही कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगी। तो बात कर लेते हैं हमारे जेएचटी के सिलेबस पर, जो कि हमारा एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का सिलेबस है। बात करें इसके पेपर पैटर्न की, तो इसका जो पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम है, मैंने पहले भी दूसरे वीडियो में भी बताया था। ये सारी चीजें मैं वापस से बता देती हूँ। इसका जो पेपर पैटर्न है वो है कि हमारे पास दो पेपर होते हैं। हमें एक दो पेपर देने पड़ेंगे इसके लिए, एक पेपर वन, एक पेपर टू। तो अगर बात करें पेपर वन की, तो पेपर वन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें हमें एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है जिसमें हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक होगा हमारा जनरल हिंदी का पेपर, एक होगा हमारा जनरल इंग्लिश का पेपर। जनरल हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का होगा और जनरल इंग्लिश का पेपर भी हमारे पास यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा। तो दोनों जो पेपर है वो कुल मिला के 200 नंबर का ये पेपर होगा, पेपर वन ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम पेपर वन के सिलेबस की बात करते हैं, तो जनरल इंग्लिश का यहाँ अगर हम सिलेबस की बात करें, तो जनरल इंग्लिश में हमारे पास एक्टिव पैसिव, मतलब आप समझ लीजिए कि इंग्लिश के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आएंगे, जो भी जनरल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस आएंगे जिन्हें हम नरेशन भी बोलते हैं, और एक्टिव पैसिव को हम वॉइस बोलते हैं। कॉमन एरर्स आएंगे। कॉमन एरर्स हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें टेंस की जानकारी होती है। तो कॉमन एरर ढूंढने के लिए हमें टेंसेस को पढ़ना पड़ेगा, टेंसेस के रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट यहाँ पर आएगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आएगा, इडियम एंड फ्रेजेस आपके यहाँ पर आएंगे। अब मैं इसको मार्क्स में डिवाइड नहीं करूंगी क्योंकि हमेशा हमारे एग्जाम्स का पैटर्न बदल रहा है। तो और पर आप इतना समझ लीजिए कि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉमन एरर्स, ये जो तीन टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक पैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैं आगे चलती हूँ। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपका आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको नाउन प्रोनाउन ये सब, आपके प्रपोजिशंस ये सब पूछ सकता है उसके अंदर। मैं आपको आगे एग्जांपल्स भी दे दूंगी कि हमारा पेपर पैटर्न एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है जिसमें हमको एक पैसेज दिया जाता है, उसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। हमें उस पैसेज को पढ़ के उन एमसीक्यूज का आंसर करना होता है। और एक आएगा हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जैसा ही होता है, बस उसमें पैसेज के बीच बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जिन्हें हमें फिल करना होता है अपनी अप्रोप्रिएट चॉइस से, कि हमको क्या अप्रोप्रिएट उसका ऑब्जेक्टिव जो भी आंसर है वो क्या लगता है हमको उसका। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कि ये पेपर ऑनलाइन होता है। जेएचटी का जो प्री का पेपर है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू पेपर, ये पेपर ऑनलाइन होगा। सेकेंड वाला आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो ऑफलाइन होगा। तो मैं सिलेबस दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉमन एरर्स, आपको इसमें तीन टॉपिक्स तो जनरल इंग्लिश में आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक एक्टिव पैसिव का है, एक आपके टेंस का टॉपिक और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक। उसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए मैं आपको कहूंगी कि आप कोई वोकेबलरी की अच्छी बुक ले सकते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर से आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स और जो सेंटेंस अरेंजमेंट या जो भी सारे जितने भी टॉपिक है सब वोकेबलरी का ही गेम है कुल मिला के। तो आपको अपनी वोकेबलरी बहुत अच्छी करनी है ताकि आप ये सारे जो भी क्वेश्चंस है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो स्टार्टिंग के तीन टॉपिक्स मैंने बोले, कॉमन एरर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इसके लिए नीतू सिंह की एक एसएससी की बुक आती है, वो आप ले लीजिए। और टेक्स्ट बुक पे जो सीरीज आती है, आपको जीएचटी की सीरीज मिल जाएगी, या आप सीजीएल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे आपको इन टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस मिले ऑब्जेक्टिव, आप वो सॉल्व कीजिए जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और आपके जो जो
क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप गलत, आपको मार्क्स तो पता चल ही जाते टेक्स्ट बुक पे। तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा, मैं खुद ऐसे करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको जब पता चल जाए कि आपकी गलती कहाँ हुई है, उन गलतियों को आप लिखिए, और फिर आप जब दोबारा टेस्ट करेंगे और उन गलतियों को देखिए कि हम ऐसा गलती क्यों कर रहे हैं। उसके बाद जब आप दोबारा टेस्ट देंगे तो वो गलतियाँ आपसे नहीं होंगी वहाँ पे, या दोबारा भी होती है तो आप दोबारा तो नहीं करने वाला है तीसरी बार। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके, और ये सारा जो गेम है जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी में जो भी बोलूं, ये सारा प्रैक्टिस का गेम है। आप एक बार रूल समझ लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, एक बार किसी भी बुक से आप पढ़ लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वीडियो देख के पढ़ रहे हैं या आप मेरे को बोले कि कोई बुक रिकमेंड करो, तो मैं कोई इस पे बुक रिकमेंड नहीं करूंगी। आप बेसिक रूल, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉमन एरर्स, आप ये चीजें समझ लीजिए। उसके बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज या तो आप ऑफलाइन ले आइए या आप ऑनलाइन कर लीजिए। सारा गेम प्रैक्टिस का है। अब आप अपनी गलतियां लिखिए, आपको हर टाइप के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होती जाएगी, आप अपनी गलतियों को समझते जाएंगे कि आप कौन से टाइप के सेंटेंसेस में आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं, या आप किन किन सेंटेंसेस में या किन किन टाइप्स में आप गलतियां कर रहे हैं, उन टाइप को आप सुधार सकते हैं। पूरा गेम प्रैक्टिस का है, पढ़ने का है, रीडिंग का है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सी भी बुक से ये तीनों चारों चीजें जितनी भी हैं, ये सब आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको बुक्स में बहुत सारे ईडियम एंड फ्रेजेस मिल जाएंगे, आप किसी भी बुक से पढ़िए। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, दिन रात जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंग्लिश और हिंदी का गेम स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉमन एरर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आगे चले तो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस आएंगे, क्लोज टेक्स्ट होगा। अब ये क्या है, इन सबके जो जो भी मेरे को इस बार एग्जामिनेशन में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लगे, मैंने उनके एग्जांपल्स आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो और इससे आप जान भी जाएंगे कि क्या होता है, कैसे आता है। तो ये जो जंबल सेंटेंसेस, आप जंबल ऑर्डर में इनको करना होता है। ये आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, आपको ऐसे ए बी सी डी करके कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसको आपको जमाना होगा कि ऑप्शन ए पहले आएगा, ऑप्शन बी पहले आएगा, या सी या डी पहले आएगा, कौन कौन सा किस किस के बाद आपको ऑर्डर में जमाना होगा, और एक उससे एक मीनिंगफुल पैराग्राफ क्रिएट होना चाहिए। तो ये आपका जंबल ऑर्डर वाला क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जामिनेशन में। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल आपको दिखा दिया, जैसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ सेंटेंसेस ऑफ अ, और हाँ, सबसे मेन बात, इस क्वेश्चन, पूरा एग्जाम जो है वो आपकी इंग्लिश और हिंदी पे ही डिपेंड नहीं करता है, पूरा एग्जाम इस पे भी डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कुछ और, अभी मैं आपको दिखाऊंगी हिंदी वाले में कि क्वेश्चन को पढ़ना कितना जरूरी है। अभी आप क्वेश्चन कुछ और पढ़ लेंगे, आंसर कुछ और कर देंगे, तो चीजें गलत हो जाएंगी। तो सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। तो ये जो आपके चार सेंटेंसेस है, इनसे एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा, आपको बनाना है। फिर आप टिक कर दीजिए यहाँ पे कि डी ए बी सी है, या जो भी आपका ऑप्शन है, आपको जो भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अब ये भी ये बोल रहा है एरर निकालना। अब एरर में आपको ऑब्लिक कर करके इसने एक सेंटेंस को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और ये आपको बोल रहा है कि कोई तो एक पार्ट में इसमें एरर है। द कार ड्रोव में है, क्वाइट फास्टली में है। और मेरा चैनल जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं ऐसे क्वेश्चंस वहां पे, कॉमन एरर्स के, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये वाले टॉपिक में, तो मैं उसके टेलीग्राम पे करवाती रहती हूँ क्वेश्चंस। तो और मैं उसके एक्सप्लेनेशन भी लिखती हूँ ताकि आपको पता चले। तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक डाल दूंगी नीचे कमेंट्स में। तो द कार ड्रोव क्वाइट फास्टली अलोंग द हाईवे टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, इसमें से कोई भी एक पार्ट में आपका एरर था। तो हमारा ऑप्शन वन इन्होंने चूज किया था, पर इसमें ऑप्शन थ्री है क्वाइट फास्टली, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। तो क्वाइट फास्टली, ये आपको एरर कब पता चलेगा, जब आपको टेंसेस के रूल्स पता होंगे। क्वाइट फास्टली, या जो भी आपको, एक तो टेंसेस पता होनी चाहिए, एक आपको वर्ब्स पता होने चाहिए कि थर्ड फॉर्म आती है कि सेकंड फॉर्म आती है। तो वर्ब्स और टेंसेस अगर आप सीख जाएंगे तो फिर बहुत इजी है ये चीजें। और इजी तो नहीं है, मतलब प्रैक्टिस का खेल है, वो तो मैंने पहले ही बोला है। पर बात है कि नीतू सिंह का जो बुक है उसमें काफी अच्छे से ये दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है कि अब एरर वाला ही है ये भी,
इसमें अंडरलाइन कर दिया, उसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसमें इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन है और बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। अंडरलाइन में से आपको सिलेक्ट करना है कि द प्रिंस में है, द पॉन्ड में है, एन ईगल में है या फिर एन यूनिकॉर्न में है। तो एन यूनिकॉर्न में ऑब्वियसली है एरर, तो ऐसे करके आपको अंडरलाइन करके भी वो दे सकता है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। अब इसमें क्या करना है, ऐसे सेंटेंस को चूज करना है जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर हो। तो आपको जब भी टेंस का नॉलेज होगा, वोकेबलरी का नॉलेज होगा, या फिर वोकेबलरी छोड़िए, आपका वर्ब्स का नॉलेज होगा, तब आप इजीली इस चीज को फाइंड कर पाएंगे, ग्रामेटिकल एरर को। नेक्स्ट चलते हैं, आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं। अब देखिए, मैं वोकेबलरी वोकेबलरी क्यों करी, वोकेबलरी डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, बट आपको अगर पैटर्न का मतलब ही नहीं पता है तो आप कैसे वहां पे पैटर्न लिख पाते हैं। द प्रिंसिपल डैश द बैक ऑफ द स्टूडेंट, ब्रोक द बैक ऑफ द स्टूडेंट, पैटेड द बैक ऑफ द स्टूडेंट। तो आपको मतलब, और ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें अगर अब हमें मतलब ही नहीं पता होगा उस वर्ड का, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वोकेब इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में आपके प्रपोजिशन पूछ लिया इसने, वी हैड टू लर्न ऑल द टेबल्स विद इन हार्ट, इन हार्ट, विद हार्ट। तो प्रपोजिशंस भी पता होने चाहिए, ये आपको बेसिक आना ही चाहिए बाय हार्ट। ये हम बेसिक, अगर आपको, आप पढ़ना भी ना चाहे तो अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, आप लैंग्वेज जान जाएंगे कि सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, या आप बोलना कहीं सीखते हैं या सॉन्ग सुनते हैं इंग्लिश में, तो भी आपको ये चीजें इजीली आ जाती है कि बाय हार्ट होता है। हम जनरली भी बाय हार्ट कहते हैं। तो अगर आपको रूल्स पढ़ने हैं, आप रूल्स पढ़िए। सबसे बेस्ट तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप बुक से एक बार पढ़ लीजिए, बट प्रैक्टिस का गेम है सारा। उसके बाद आप जो है वो कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, उससे काफी अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपको ऐसा भी आ सकता है कि इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको स्पेलिंग्स आने चाहिए। तो आप स्पेलिंग्स भी, ऐसे वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं पेपर में। ये अभी जो 2023 का पेपर है प्री का, उसी के ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें अंडरलाइन गिवन जो भी सेंटेंस था, उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स थे उनका सब्स्टिट्यूट चाहिए था, इंक्रीज देयर कमिटमेंट का सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे आंसर था डबल बैक, यहाँ पे आंसर था डबल डाउन, इन्होंने किया डबल बैक, बट डबल डाउन यहाँ पे करेक्ट आंसर था। तो ऐसे कॉम्प्रिहेंशन आ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको क्लोज टेस्ट बताया था, तो ये क्लोज टेस्ट है जिसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे और उसमें आपको फिल करना था। तो ये पढ़ के आपको जो भी, सेविंग कैन बी डन बाय डैश इनकम एंड एक्सपेंसेस, कंफर्म कैटेगराइज, इसमें ये थर्ड वाले का है। तो फर्स्ट, इट इज important to dash your expenses according to the priority, confirm your expenses, categorize your expenses, shape your expenses, या disarrange your expenses। तो आपको जो भी इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा आप वहां पे उसको लिखेंगे या क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर कॉम्प्रिहेंशन आपका ये पैसेज वाला आ ही गया। अब देख लेते हैं हम जनरल हिंदी का। ये पैसेज वाला होता है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको एक पैराग्राफ पढ़ना होता है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पैराग्राफ पढ़ के अगर आंसर पता चल रहा है तो आप वहां पे टिक करके आएंगे, लगा के आएंगे। अब जनरल हिंदी के अगर सिलेबस पे चले तो ये पूरा जनरल हिंदी का आपका सिलेबस है, जिसमें आपके विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वाक्य संरचना, मुहावरे, लोकतियां, रिक्त स्थान, अपठित गद्यांश, वर्ण गद्यांश, क्लोज टेस्ट, रिक्त स्थान। अब अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे से देख लो। अब अगर मैं बात करूं, मैंने पहले के पेपर्स देखे थे, उनमें काफी सारे जो भी थे ना क्वेश्चंस, उसमें वैसा था कि डायरेक्ट भी आपको पूछ रहा है। पर इस साल मैंने देखा वो डायरेक्ट से ज्यादा ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सेंटेंसेस लिखना आता है या नहीं, आपको सही से क्रिया में लिखना आ रहा है, क्रिया को लिखना आ रहा है, या सही से आपको सर्वनाम का यूज करना आ रहा है सेंटेंस में या नहीं। क्योंकि ये पेपर आगे जाके तो यही चाहता है ना कि आप ऑफिस में जाएं और आप ट्रांसलेट करके लिखें। तो मतलब कई बच्चे होते हैं जो बात कर रहा है बोलते हैं रहे को, या किताब पढ़ रहा है, ऐसे। तो हम, वो एग्जाम आपसे इतना ही चाह रहा है इस बार, जो मैंने 2023 में देखा, कि आप सेंटेंसेस अच्छे से और शुद्ध वाक्य लिख पा रहे हैं या नहीं। तो जनरल हिंदी में आपका विलोम शब्द हो गया, शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो गया, ये पूरा जो पेपर था वो
बेसिकली शुद्ध अशुद्ध वाक्य पर ही बेस्ड था जहां तक मैंने देखा, या वाक्य संरचना पे बेस्ड था। मुहावरे भी वैसे ही पूछे जा रहे हैं आपके, हर चीज आपकी सेंटेंसेस में होके ही पूछी जा रही है। मैं अभी एग्जांपल्स दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्या क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। तो रिक्त स्थान हो गया, अपठित गद्यांश काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ण बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट इस साल मैंने देखा कि वर्ण से क्वेश्चंस थे ही नहीं। गद्यांश पर पढ़ना है, क्वेश्चन थे बहुत सारे टॉपिक से, इस साल क्वेश्चन नहीं आए, बट हमें पढ़ना है। और क्वेश्चन आए तो ऐसे आए कि पता ही नहीं चला कि वो उस टॉपिक के क्वेश्चन है या जनरल क्वेश्चन है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी, बट बात ये है कि हमें फिर भी तैयारी पूरी करके जानी है। ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया तो हम पढ़ ही नहीं रहे, पूरा तैयारी करके जाना है। गद्यांश आपका गद्यांश तो बहुत इजी होता है, आप खुद की समझ से कर सकते हैं। वचन हो गया आपका, तत्सम तद्भव हो गया, विशेषण हो गया, लिंग है, शुद्ध वर्तनी है, संधि विच्छेद है, समास है, वाच्य है, सर्वनाम, कारक, अव्यय, क्रिया, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, काल, अलंकार, छंद, एक वचन, बहुवचन। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो यही है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, मुहावरे, वाक्य संरचना, अपठित गद्यांश, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। और ये जो सारे सर्वनाम कारक है सब एक एक वर्ड्स में आते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये सब पूछे गए हैं सेंटेंसेस में, वाक्य संरचना या वाक्य शुद्धि में। तो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अब देखिए, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, लिंग का क्वेश्चन इस बार कैसे पूछा गया, डायरेक्ट नहीं पूछा कि ये वर्ड स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है, इन्होंने सेंटेंसेस में ही पूछा ताकि आपको लिखना आए कि बैठक समाप्त हो गई, बौखलाहट कम होती जा रही है, नाखून तेजी से बढ़ती है, बोतल टूट गई। अब आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धि बोल रहा है कि स्त्रीलिंग, तो आपको यहाँ पे वही देखना है कि स्त्रीलिंग में अशुद्धि कैसे हो सकती है। तो बैठक समाप्त हो गई, बौखलाहट बौखलाहट कम होती जा रही है, नाखून तेजी से बढ़ती है, बोतल टूट गई। तो यहाँ पे नाखून तेजी से बढ़ती है, ये स्त्रीलिंग है या नाखून तो बढ़ता होता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधी अशुद्धि है। मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूँ, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन विकल्पों में से कीजिए। अब ये शुद्ध अशुद्ध पूछ रहा है कि मैं प्रमाण सहित बता रहा हूँ, मैं सप्रमाण युक्त बता रहा हूँ। इसमें वाक्य शुद्ध पूछ रहा है कि कौन सा सबसे शुद्ध है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वन सेकेंड, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे एक वचन की दृष्टि से, वन सेकेंड, एक वचन की दृष्टि से निम्न में से किस वाक्य में अशुद्धि है, इसमें से अशुद्धि बतानी है। तो एक वचन की दृष्टि से बतानी, एक वचन होना चाहिए, वो बहुवचन नहीं होना चाहिए। तो दरवाजे पर सुंदर छोटा लड़का खड़ा है, गंगा पवित्र नदी मानी जाती है, भूख से गरीब व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ गए, रामविलास जी ने प्रेमचंद्र पर अच्छी पुस्तक लिखी है। तो अब एक वचन दृष्टि से निम्न में से किस वाक्य में अशुद्धि है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भूख से गरीब व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, बस आपको एक वचन यहाँ पे देखना है कि क्या वो आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट अगर हम चाहें, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो देखिए यहाँ के स्वर्ण और मौतिकों को शोध कर इतना भस्म चूर्ण तैयार हो रहा है कि आधे से अधिक आंगिक ऐद्रिक रोग समूल समाप्त किए जा सके। वाक्य में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, मतलब कौन सा वर्ड सही से नहीं लिखा गया है, तो ऐन्द्रिक यहाँ पर सही से नहीं लिखा गया, शुद्ध वर्तनी नहीं है। और यहाँ पे क्रिया से क्वेश्चन पूछा है, क्रिया के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पे क्रिया का प्रयोग पूछ लिया है डायरेक्ट कि क्रिया के प्रयोग किसमें गलत हुआ है। अक्रम ने बस को रुकने का इशारा किया, अब क्रिया क्या है यहाँ पे, इशारा किया, बिल्कुल सही है। हमें सदैव यातायात के नियमों का पालन कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए कैसे होगा, करना चाहिए होता है ना। वह व्यक्ति तेज रफ्तार से कार चलाता है, ठीक है भाई, यातायात के नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, बच सकते हैं। तो सेकंड यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, ये अशुद्ध है, कर लेना चाहिए नहीं करना चाहिए होता है।
अब इसको पढ़िए, इसमें पूछा है कि विशेषण संबंधी अशुद्धि। अब यहाँ पे विशेषण से अशुद्धि पूछी गई है, तो इस विद्यालय के सब बच्चे अच्छे हैं। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि विशेषण सब बच्चे अच्छे हैं, अशुद्ध का पहचान कर शुद्ध वाक्य में लिखे। इस विद्यालय के सब बच्चे अच्छा है, वो हमें शुद्ध लिखना है। तो हमने बोला इस विद्यालय के सब बच्चे अच्छे हैं, ये इसका शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इस विद्यालय में एक बच्चे हैं या विद्यालय के बच्चे हैं, ये तो सब नहीं है। निम्नलिखित में से वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम संबंधी, अब इसमें निश्चयवाचक पूछते हैं, तो देखिए कितना जरूरी हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना। तो निश्चयवाचक में क्या होता है, सिंह गुफा में घुस गया, हम उस हमने खुद देखा है। अभी उससे होता है ना, उस थोड़ी ना होता है, और हमने खुद देखा है, तो इसमें थर्ड में गलती है। पेपर टू हमारा डिस्क्रिप्टिव है। पेपर टू की बात करें तो हिंदी ऐसे एंड ट्रांसलेशन आता है 100 नंबर का, इंग्लिश ऐसे एंड ट्रांसलेशन आता है 100 नंबर का। कुल मिला के हमारा ये पेपर जो है वो 200 मार्क्स का हो जाता है। ऐसे की तैयारी कैसे करें, पहले तो आप अपनी पीजीडीटी की किताबें निकालिए, उसमें से छोटे छोटे सेंटेंसेस है, उनको आप ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिए। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, मैंने खुद देखी है। आपको नहीं मिले तो मैं आपको बता दूंगी। पीजीडीटी किताबों से शुरू कीजिए, उसके बाद आपको जहां मिलता है आप ट्रांसलेट कर दीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। न्यूज़पेपर के छोटे छोटे पैराग्राफ्स उठा के ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही फाइन इसमें होते जाएंगे। 200 मार्क्स का पेपर है, मैंने सारी चीजें बता दी थी पहले ही। और कुल मिला के आपका जो जीएसटी का पेपर हो जाता है वो 400 मार्क्स का हो जाता है। मैं ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। होप आपको अच्छे से सिलेबस समझ आ गया होगा। आगे आगे का जो भी आपको वीडियो चाहिए आप मुझे लिख दीजिए, मैं बना दूंगी। बहुत ही लंबा ये वाला वीडियो हो गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप बता दीजिएगा कौन सा करना है, हम बना देंगे। ओके, धन्यवाद।